आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में। हाल ही में रशिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है जहां पर SU-57 की सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को प्रदर्शित किया गया था। और इस वीडियो के बाद भारत के डिफेंस गलियारे में SU-57 की कैपेबिलिटी को लेकर चर्चाएं शुरू होती है कि इसमें जो सीड मिशन कैपेबिलिटी है वो कितनी बेहतरीन है, क्योंकि पहली बार शायद हमें SU-57 फैलन में KH-58 और R-74 जैसी मिसाइल्स देखने को मिली थी और उसके बाद से ये डिबेट काफ़ी आगे तक जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई भारत के लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल है और अगर भारत इस स्टेप को लेता है तो हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इंडिजिनस मिसाइल के इंटीग्रेशन को लेकर के। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, जो नई इमेजेस सरफेस हुई हैं रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उसमें निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि SU-57 के ट्रू पोटेंशियल को दिखाया गया है और किस प्रकार से इसने अपनी परफॉर्मेंस को दिया है रशिया यूक्रेन युद्ध में, इसको भी हम जान सकते हैं। क्योंकि रशियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की कल ही स्टेटमेंट सामने आई थी जहां पर उन्होंने अब ऑफिशियली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि इस एयरक्राफ्ट ने रशिया यूक्रेन वॉर में जो सीड मिशन है उनको एग्जीक्यूट किया था, जहां पर कोई भी रेडार सिस्टम इनको देख नहीं पाया। हालांकि कोई विजुअल या दूसरे प्रूफ सामने नहीं रखे गए, लेकिन ये स्टेटमेंट जरूर उनके तरफ से जारी करी गई है और इसीलिए इस पर चर्चा करना अब और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। हाल ही में जो तस्वीर सामने आई है उसमें हमें ओपन इंटरनल वेपन बेस देखने को मिली है, जहां पर पहली बार हमें एक ऐसे दृश्य देखने को मिला जो आमतौर पर SU-57 के केस में काफ़ी रेयर होता है, जो कि इसकी वॉर फाइटिंग पोटेंशियल को दिखाता है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको SU-57 फैलन में दो KH-58 USH KE एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलने वाली हैं और इसके अलावा आपको दो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है R-74 M2 जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, ये भी देखने को मिलेंगी। और यह दिखाता है कि पूरा लोड आउट एक सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि सीड जो कैपेबिलिटी है उसके लिए एक आदर्श लोड आउट के तौर पर जाना जाता है। और ये यहाँ पर यह दिखाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में SU-57 किस लेवल की डोमिनेंस को इस्टेब्लिश कर सकता है। ये जो लेटेस्ट विजुअल सामने आए हैं ये रशिया के एक एयरबेस से सामने आए हैं, जहां पर ट्रायल के दौरान ये पिक्चर और वीडियोस कैप्चर किए गए थे, जहां पर SU-57 अपने इंटरनल रोड आउट को दिखाता नजर आता है। यहाँ पर जो दो मिसाइल्स देखने को मिली हैं KH-58 USH KE, ये बेसिकली रशिया की लेटेस्ट लॉन्ग रेंज की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है जिनको एनिमी के रेडार सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स को टारगेट करने के उद्देश्य से बनाया गया है। वहीं इसके साथ हमें R-74 M2 मिसाइल्स देखने को मिलती है जो कि शॉर्ट रेंज की डॉग फाइटिंग के लिए इंटेंट की गई है और ये एक हाईली फ्लेक्सिबल लोड आउट है जो कि ग्राउंड बेस्ड टारगेट को तो न्यूट्रलाइज कर ही सकता है, लेकिन एनिमी फाइटर जेट्स को भी ये टारगेट करने में सक्षम है। हालांकि रशिया ने इससे पहले इस प्रकार की जो फुटेज रिलीज करी थी वो काफ़ी लिमिटेड होती थी, यहाँ पर हमें SU-57 किसी मिसाइल को या तो लॉन्च करते नजर आता था या कोई प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन जो है वो इससे लॉन्च किए जाते थे। लेकिन पहली बार एयरक्राफ्ट की जो इंटरनल वेपन बेस है उन्हें दिखाया गया है जहाँ पर वो मल्टीपल लाइव म्यूनिशंस को कैरी करके यहाँ पर उड़ रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रशिया लगातार अपने इस प्लेटफॉर्म की जो मैच्योरिटी है इसका प्रमाण दुनिया के सामने रख रहा है और ये भी दिखा रहा है कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस अभी इस एयरक्राफ्ट को लेकर के वो डेवलप कर चुके हैं और किस लेवल की कॉम्बैट रेडीनेस अब इस एयरक्राफ्ट के पास है। हालांकि रशिया ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी कॉम्बैट में यूज़ किए जा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो यहाँ पर कॉम्बैट प्रूवन होने का जो टैग है उसको भी यूज़ करते नजर आए हैं। हालांकि रशिया ने यहाँ पर एक चीज़ और भी कही है कि ये एयरक्राफ्ट आने वाले भविष्य में और भी घातक जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा, जहाँ पर 2 से 3 हाइपरसोनिक मिसाइल ये एयरक्राफ्ट कैरी करेगा। अगर हम इन थ्योरी बात करें तो अब SU-57 ने ठीक उसी प्रकार की नीच को दिखाया है जो अमेरिका अपने F-35 लाइटनिंग II या फिर C-16 या F-16 CJ जिसको आप वाइल्ड वीजल भी कहते हैं उनके थ्रू वो प्रदर्शित करता है, जहां पर वो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस पे एंटर करते हैं, एनिमी के रेडार और सैम सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं और वापस आते हैं। लेकिन यहाँ पर SU-57 के पास एक लो रेडार क्रॉस सेक्शन का एडवांटेज भी है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी है, सेंसर फ्यूजन भी है जो कि एनिमी के टारगेट को ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। वहीं इसका एक्सपोजर जो एनिमी के रेडार साइट्स हैं उनमें काफ़ी कम भी होता है। वहीं अगर हम इसके KH-58 USH KE मिसाइल की बात करें तो इसको काफ़ी विशेष तौर पर ऐसा लगता है कि इसी एयरक्राफ्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये मिसाइल बेसिकली
फोल्डेबल विंग्स फिन्स के साथ आती है। यानी कि फोल्डेबल फिन्स का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आसानी से SU-57 की जो वेपन बे है उसमें फिट की जा सकती है और इसको लॉन्च किया जा सकता है। और मॉस्को का इंटेंशन क्लियर है कि SU-57 को सिर्फ एरियल कॉम्बैट में नहीं बल्कि सीड मिशन में भी यूज किया जाए बड़े पैमाने पर। इस मिसाइल की जो रेंज है उसको 200 किलोमीटर से भी ज्यादा क्लेम किया जाता है। यानी कि बिना एनिमी के रडार सिस्टम के नजर में आए या अगर आ भी जाते हैं तो उनको इतना समय ही ना मिले कि वो रिस्पॉन्ड कर पाए। इस मिसाइल का यूज करके उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब जहां तक बात रही भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य से, तो चर्चाएं काफी ज्यादा है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया है और ऐसे में अब ये लोग मानते हैं कि अगर इस प्रकार का एयरक्राफ्ट इतनी घातक सीट कैपेबिलिटी को ऑफर करेगा तो फिर चाइना के जो रडार सिस्टम है उनको भी न्यूट्रलाइज करना भारत के लिए काफी आसान हो जाएगा। जो काम अभी हम सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म से करते हैं वो काम हम SU-57 से अगर करेंगे तो हमारे लिए और भी ज़्यादा सेफ होगा। हालांकि हम ये नहीं कह सकते क्योंकि सुखोई 30 MKI में ऑलरेडी रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल्स का इंटीग्रेशन होने वाला है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब सोच लीजिए अगर यही मिसाइल्स इस स्टेल्थ प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करी गई तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। तो आइए शॉर्ट में जानते हैं कि इसके क्या बेनिफिट होंगे, क्या समस्याएं हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। भले ही हमें ये काफ़ी अपीलिंग लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखते हुए SU-57 की ताकत, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है, आइए जानते हैं। देखिए, पहला जो कंसर्न होगा हमारे पास रिलायबिलिटी और प्रोडक्शन का होगा। SU-57 ऑलरेडी रिपीटेड डिलेज को फेस कर चुका है और अभी रशियन एयरफोर्स के पास भी सिर्फ मुट्ठी भर SU-57 ही है जिनको वो ऑपरेट करती है। दूसरा हमारे सामने अड़चन है लॉजिस्टिक्स की और सैंक्शन की। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा के रखे हैं जिसके चलते मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पार्ट्स अवेलेबिलिटी भारत के लिए कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इसके अलावा जो भारत की इंडिजिनस प्रायोरिटीज हैं इसको ये कितने हद तक पूरा करेगा ये भी देखना होगा। भारत अभी एमका, तेजस, मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म पर फोकस कर रहा है और अगर हम एक और स्टेल्थ प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तो हमें फंडिंग को डाइवर्ट करना पड़ेगा और इसमें हमें इंडिजिनस एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। वहीं इंटीग्रेशन चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं जहाँ पर अगर हम इंडियन ओरिजिन के जो वेपन्स हैं जैसे कि रुद्रम या अस्त्र सीरीज की मिसाइल हैं इसे SU-57 के आर्किटेक्चर में फिट करना चाहें तो हमें एक्सटेंसिव जॉइंट डेवलपमेंट करना पड़ेगा और ऐसे में जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो डिले होगी। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि जितना आसान हमें इंटीग्रेशन लगता है ये उतना नहीं होने वाला है। ये एक लंबी और चरणबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हमें गुजरना पड़ेगा। यानी कि ये कैपेबिलिटी तो ऑफर कर रहा है लेकिन उस कैपेबिलिटी के साथ हमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं जो करने पड़ सकते हैं। हालांकि ये भारत लेगा नहीं लेगा ये बात तो रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री ही जाने, लेकिन आने वाले भविष्य में संभावनाएं ज्यादा हैं कि हो सकता है ये इंडियन एयरफोर्स के कलर में हमें देखने को मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।